टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। कैप्शन बाव पॉकेट नॉवल रीडर। बेशर्म वश कहते हुए मुस्कुरा कर रहा है तो एक आंख मार कर लगती वहां से चली जाती है। वही राहत प्रगति की बात पर शर्म जाती है। वह अपनी नज़र तिरछी करके वश तो देती है, जो बड़ी बेशर्मी बड़ी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। तो वही अनुज ये सब देख रहा था। वह गहरी सांस लेता है और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। तो वश भी अपनी जगह से खड़ा होकर राहत से, कैंडी मैं तुम्हारे दोस्त को मतलब तुम्हारे भाई को कल तक छोड़ने जाता हूँ, तब तक तुम मेरे लिए कुछ बनाओ, मुझे भूख बहुत लगे हैं, कहते हुए नीचे झुककर उसके कान में, वैसे नाइट को तो नहीं है तो सोच रहा हूँ आप भी तुम्हें खा जाओ, कहते हुए उसे आंख मारकर एक नटी स्माइल देता है, जिसे राहत अपनी नज़र नीचे झुका लेती है। वही उसकी नटी स्माइल को देखकर राहत का चेहरा पूरी तरह से शर्म से झुक जाता है। वह बिना देर किए वहां से कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे में आकर जैसे ही वह दरवाजा बंद करने वाली थी, उससे पहले ही वश कमरे के अंदर आ जाता है और बिना देर किए कमरे का दरवाजे को बंद कर राहत को अपनी गोद में उठा लेता है, जिसे राहत के चेहरे पर पूरी तरह से हैरानी आ जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या अभी अभी क्या हुआ है। उसके जब पैर हवाओं में उसे महसूस होते हैं तो वह अपनी नीली आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देखकर राहत अपनी आंखें छोटी कर लेती है। वह कुछ बोलते ही वाली थी कि वश उसे बेड पर लेट देता है, जिसे राहत अपनी आंखें और भी बड़ी बड़ी कर लेती है। वह कुछ बोलने की वाली थी कि तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि वश ने राहत कुछ बोल पाते उससे पहले ही उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए थे और उससे शक के साथ लिक करने लगता है, जिससे राहत अपनी नीली आंखें और भी ज़्यादा बड़ी बड़ी करने लगती है। वह उसके कंधे पर दोनों हाथ रखकर उसे दूर करने वाली थी, पर वश ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर की ओर किया था, जिसे राहत को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह कैसे सामने जो शैतान है उसे रोक। पर यह शैतान तो जैसे रोकने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। उसका तो एक हाथ राहत के कुर्ती के अंदर था तो दूसरे हाथों से वह राहत के हाथों को कस के पकड़े हुए था। वही राहत जब अपने टमी पर वश के ठंडे ठंडे हाथों को महसूस करती है, तब उसकी पूरी शरीर में उसे गूसबम्स फील होने लगते हैं। उसे अपने पेट में बटरफ्लाई उड़ती हुई महसूस होने लगती है। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। वही वश जब यह महसूस करता है कि राहत पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ चुकी है और यहाँ तक कि उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश भी बंद की है, तो वह बिना देर किए उसके हाथ को छोड़ देता है और अपनी शर्ट को निकाल देता है। जैसे ही वह शर्ट को निकलता है, वैसे ही राहत अपनी आंखें खोलकर उसे देखते हैं। उसका चेहरा शर्म से पानी पानी होने लगता है और उसकी नज़र तो उसके सीने पर जा रही थी, जिसे देखकर वश कुछ सोचते हुए उसके हाथ को अपने सीने पर ले जाकर उसे सहलाने लगता है, जिससे राहत बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। राहत अपने हाथ को उसके सीने पर तो सहला रही थी, पर वह ज़्यादातर उसके सीने के उसे जगह पर ले जा रही थी जहाँ पर एक गहरा निशान था, जिसे महसूस करके उसे बहुत ही ज़्यादा दर्द महसूस होने लगता है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे अपने चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन के साथ देखने लगती है। वही राहत के चेहरे पर दर्द को देखकर वश राहत का हाथ अपने सीने से हटाकर अपने होठों पर रख देता है और उसे चूमने लगता है। जैसे राहत अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं, वही वश राहत की बंद हुई आंखों को देखकर नीचे झुक जाता है और बिना देर किए बड़ी बड़ी करके उसके आंखों को चूमने लगता है, जिसे राहत उसके बालों पर अपने हाथों को ले जाकर उन्हें कस के पकड़ लेती है, जिसे महसूस करके वश राहत की कुर्ती किसी को खोल देता है, जिसे राहत अपनी आंखें खोलकर वश को देखते हैं, जिसने उसकी कुर्ती को निकाल लिया था। ये देखकर उसका पूरा चेहरा लाल लाल होने लगता है। कुछ ही देर बाद उन दोनों के कपड़े बेड के चारों तरफ फैले हुए थे और राहत बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। तभी उसे अपने पैरों पर हल्का सा दर्द महसूस होने लगता है, जब अपनी आंखें बंद करके उसके कंधे को कैसे पकड़ लेती है, जिससे उसके नाखून उसके कंधे पर धंस जाते हैं। वह बस अपनी आंखें बंद करके अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है। वही उसके चेहरे को दूसरी तरफ करने से वश उसकी चिन को पकड़कर अपनी तरफ करके उसकी बड़ी बड़ी पलकों को देखा है और उसे पर अपने होठों को रख देता है, जिससे राहत बड़ी सी सांस और उसे छोड़ देते हैं और अपने दोनों हाथ उसके बालों पर ले जाकर उनसे खेलने लगते हैं। कुछ देर बाद राहत की आवाज़ से पूरे कमरे में सुनाई दे रही थी। राहत बार बार कोशिश कर रही थी कि उसकी आवाज़ से बाहर ना जाए, पर हर बार वश उसके सेंसिटिव पार्ट पर बाइट या लिक करने लगता है, जिससे राहत अपनी आवाज़ों को काबू नहीं कर पाते हैं। करीब 1 घंटे के बाद वश राहत के ऊपर से हट जाता है, जिसे राहत गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ये 1 घंटा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत भराता है। उसकी पूरी हालत खराब हो चुकी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर आप एनर्जी ही नहीं बचे हुए हैं। वह आप लगभग बेहोशी होने वाली है।
वो अपनी सांसों को काबू करके अपनी आंखें बंद कर लेती है। वह पूरी तरह से पसीने में भीगे हुए थे और उसे ऐसे पसीने में भीगे हुए देखकर वश उसे अपनी गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। उसकी पूरी बॉडी को क्लीन करने के बाद उसे वॉशरूम से बाहर लाता है। अब तक राहत गहरी नींद में जा चुकी थी, जिसे देखकर वश के चेहरे पर एक विकेट स्माइल आ जाते हैं। वह उसे बेड पर लेटकर खुद कबाड़ की तरफ चला जाता है। राहत को एक लूज फ्रॉक पहनकर खुद ब्लैक कलर का ट्राउजर की ब्लैक कलर की शर्ट को पहने बालकनी में चला जाता है। बालकनी में आकर वह अपनी आंखें बंद कर देता है और ठंडी हवाओं को महसूस करने लगता है। इस समय दोपहर के 3 बज चुके थे। तभी दरवाजे को नॉक करने की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वश जो बालकनी में था वह कमरे में आ जाता है। तो देखता है राहत अब भी सो रही थी, पर उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से हट चुका था। ये देखकर वह अपना सर हिला देता है। उसके ऊपर अच्छे से ब्लैंकेट को डाले कमरे का दरवाजा खोलना है तो सामने प्रगति की उसे दिखती है। प्रगति को देखकर वह बस मुस्कुरा देता है। तो प्रगति उसे देखकर बड़े प्यार से, बेटा दोपहर का लंच नहीं किया तुमने? चलो जल्दी से खाने आ जाओ। और राहत कहाँ पर है? इस पर वश अपने चेहरे पर एक प्यार से मुस्कुराहट लिए, कुछ नहीं, वह सो रही है। थक गई थी, आप रख दीजिए, मैं आ जाता हूँ और कैंडी बाद में खा लेगी। प्रगति उसके बालों को सहलाते हुए मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। वहीं वश बालों पर हाथ रख देता है जहां पर अभी अभी प्रगति ने हाथ डाला था। एक ममता का एहसास होने लगता है उसे, जिसे वह गहरी सांस लेकर अपना कर हिलाते हुए खुद से, किसी की हिम्मत नहीं है नाइट को हाथ लगाए, पर आज मेरी कैंडी की मैमी मतलब मेरी सासू जी ने कर दिया। माना पड़ेगा, सच कहाँ है किसी ने, शादी के बाद इंसान बदल जाते हैं, क्या सच में मैं बदल गया? वश खुद ही से सवाल करते हुए मुस्कुराने लगता है, जैसे अभी उसने कोई जोक मारा हो। सर हिलाकर अपनी गर्दन को तिरछी करके राहत को देखा है जो अभी सो रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह गहरी सांस लेकर अपना सर हिलाकर वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। वही रघुवीर डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और इस समय उसके हाथों में मोबाइल था जिस पर वह कुछ कर रहा था। तभी वह पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाए तो अपनी गर्दन पीछे करके अपने दामाद मतलब वश को देखा है, जो अपने दोनों हाथ पान के पॉकेट में डाले अपने बालों को झड़ते हुए आ रहा था। वही उसे आते हुए देखकर अपने मोबाइल को डाइनिंग टेबल पर रखकर पीछे देखते हुए, तुम तो आगे पर, मेरे बेटी कहाँ पर है? इस पर वश रघुवीर के सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वह बड़ी आराम से अपने चेहरे पर इतने दिए, वह भी बेशर्म वाली, बस कुछ नहीं, ज़्यादा एक्सरसाइज हो गया था, इसके लिए आपकी थक गई है, तो उसे आराम करने के लिए मैंने छोड़ दिया है। पर डोंट वरी फादर इन लॉ, आपका ये सोन इन लॉ बहुत ज़्यादा मासूम और प्यार है। वह सही से काम करना बहुत अच्छी तरह से जानता है। आप टेंशन मत लीजिए, आपकी बेटी को खाना मैं देख कर दूंगा। वही उसकी बेशर्म भरी बातों को सुनकर रख फिर अपना कर हिलाते हुए खुद से ही, पता नहीं मेरी बेटी पर ऐसा कौन सा जादू तुमने किया है जो मेरी मासूम से बेटी तुम जैसे जानवर के पिंजरे में आ गई। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उसे दिन पर कि क्यों मैंने उसे मुंबई जाने के लिए हाँ कहा। अगर वह मुंबई ही ना जाती तो तुम जैसा शैतान से कभी नहीं मिलता। कहते हुए रघुवीर अपने चेहरे पर उदासी जाकर अपना सर हिला देते हैं। वही उसकी बात पर वश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर, सही कहा, मुझे भी उसे दिन पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ उसे दिन के लिए, जब आपने मेरी प्यारी सी कैंडी को मुंबई जाने दिया। अगर आपने वह नहीं किया होता तो आज मेरे कैंडी मेरे पास कैसे आती? अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। मेरी नई स्टोरी आ चुकी है तो जरूर पढ़ लेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन है और स्टोरी मेरे लाइब्रेरी में है, कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। वही उसकी बेशर्म भरी बातों को सुनकर रख फिर अपना कर हिलाते हुए खुद से ही, पता नहीं मेरी बेटी पर ऐसा कौन सा जादू तुमने किया है जो मेरी मासूम से बेटी तुम जैसे जानवर के पिंजरे में आ गई। मुझे तो गुस्सा आ रहा है उसे दिन पर कि क्यों मैंने उसे मुंबई जाने के लिए हाँ कहा। अगर वह मुंबई ही ना जाती तो तुम जैसा शैतान से कभी नहीं मिलता। कहते हुए रघुवीर अपने चेहरे पर उदासी जाकर अपना सर हिला देते हैं। वही उसकी बात पर वश अपने चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट लाकर, सही कहा, मुझे भी उसे दिन पर बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। मैं तो बहुत खुश हूँ उसे दिन के लिए, जब आपने मेरी प्यारी सी कैंडी को मुंबई जाने दिया। अगर आपने वह नहीं किया होता तो आज मेरे कैंडी मेरे पास कैसे आती? कहते हो गए वह अपना सर हिला देता है और कुछ सोचने लगता है। वही उसकी इस बात पर रघुवीर एक गहरी सांस लेता है। उसे बिल्कुल भी वश से कोई भी बेहज करने नहीं थी, क्योंकि सामने प्रगति थी और प्रगति के सामने वह बिल्कुल भी उसे झगड़ता नहीं करना। अगर वह कुछ बोलना और प्रगति नहीं सुन लिया तो प्रगति खामखा उसे नाराज हो जाएगी, और यह वह बिल्कुल नहीं चाहता। तो इसी वजह से वह शांति से बैठकर लंच करने लगता है। वही प्रगति ने पहले ही रघुवीर के सामने खान की प्लेट रख दी थी और वह अपने प्यार से दामाद के लिए खाने की प्लेट बना रही थी। वह उसके सामने खान की प्लेट आगे करके उसके बालों पर ममता भरे हाथों को फिराते हुए, बेटा खा लो, अगर कुछ चाहिए तो बेझिझक अपनी माँ से मांग सकते हो, मैं किचन में हूँ। कहते हो बेवफा मुस्कुराहट कर वहां से चले जाते हैं।
इस पर वश अपनी तिरछी नजरों से रघुवीर को देखा है, फिर अपने चेहरे पर प्यार से मुस्कुराहट लाकर अपना सर हिला दे। वही उसकी रघुवीर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और अपनी मासूम सी बीवी को देखा है, जो अपने दामाद पर ममता भरा प्यार उमड़ रही थी। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर अपना खाना खाने लगता है, पर उसकी नजरें प्रगति और वश पर थी। वही प्रगति के जाने के बाद वश खाने को खाते हुए कुछ सोच रहा हूँ, मदर इन लॉ को अपने घर ले जाओ और वहां पर रहा करो, बहुत खुश हो जाएगी। और वैसे भी मुझे उनसे ना एक अलग अपनापन महसूस होता है, और जिसे मुझे अपनापन महसूस होता है ना उसने अपने पास रखता हूँ, जैसे कि मेरी कैंडी। क्या कहते हैं फादर इन लॉ, कर दो, मेरे लिए ये करना कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी तो बेटी है और माँ तो माँ भी रहेगी, इस दोनों में प्यार बहुत रहेगी। कहते हुए वो अपने चेहरे पर एक मासूमियत भरी मुस्कुराहट लिए रघुवीर को देखने लगता है। वही उसकी बात पर रघुवीर मुस्कुराते हुए, तो मुझे क्यों छोड़ा है, मुझे भी लेकर जाओ और मजा आ जाएगा, तुम्हारा सारा मजा ही मैं किरकिरा कर दूंगा। ये सुनकर वश अपना सरना में हिलाकर छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए, क्यों मदर इन लॉ के बिना रहने का मन नहीं करता। रघुवीर अपनी आंखें दिखाते हुए, यस सोन इन लॉ, ऑफ कोर्स मैं अपनी बीवी के बिना नहीं रह सकता, मेरा तो मन ही नहीं करता और एक दिन भी नहीं जाता उसके बिना। अगर उसको ना देखो तो मेरे गले का खाना तो कम नहीं होता। वश रुको फिर को देखकर उसने की बात पर मुस्कुराते हुए, तो फिर आप मेरी कैंडी को मुझे अलग कैसे कर सकते हो, खुद का प्यार प्यार होता है और मेरा एडिक्शन कुछ नहीं होता है। दैट्स नॉट फेयर फादर इन लॉ, अगर मेरे एडिक्शन को मुझसे दूर करने की कोशिश आए आपके इस दिमाग में, तो आपका भी प्यार आपके साथ बिल्कुल नहीं रहेगा, उसमें ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जो आपने सोच नहीं होगी। और धमकी देना मुझे आता नहीं है, तो मैं आपसे बस यही कह रहा हूँ, कहते हुए मुस्कुरा देता है। वही उसके इस बात पर रघुवीर के हाथ रुक जाते हैं। वह उसे बड़ी हैरानी से देखने लगता है और वश रघुवीर के हैरानी भरे चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए, आप यही सोच रहे हो ना कि मुझे इस बारे में कैसे पता। एक बात अच्छे से अपने छोटे से दिमाग में डाल लीजिएगा फादर इन लॉ, आपका ये प्यारा सा इनोसेंट सोन इन लॉ है ना, उसकी नज़र हर तरफ होती है, कौन कब क्या करता है, और मेरी पावर इतनी है ना कि आप सोच नहीं सकते। इसलिए मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर जाने से पहले आपको एक सरप्राइज देकर अगर मेरा इंट्रोडक्शन आपको बता दूंगा। क्या है ना, मैं हमेशा ही अपनी आइडेंटिटी पर बहुत ज़्यादा काम करता हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई मेरे बारे में जरूर बताओ, आखिर आपको जानने का हक है। कहते हुए वह खाना खाने लगता है। वही जब वह ये देता है कि रघुवीर खाना नहीं खा रहा है, ये देखकर वश मुंह बनाते हुए, खाना खाए ठंडा हो जाएगा, मेरी मदर इन लॉ ने इतना प्यार से खाना बनाया है, और जहाँ तक मेरी बात है ना, आपको अच्छी तरह से मेरे बारे में बताऊंगा। पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, उसे अपने अंदर रखिए। क्या है ना, आप डॉक्टर भी है और वह भी है, तो ज़रा दोनों चीज़ में पेशेंस की ज़रूरत होती है, नहीं तो बिजनेस के साथ साथ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कहते हुए वश उन्हें एक आंख मार देता है, जिससे रघुवीर एक गहरी सांस लेकर अपना सर हिला देता है और खाना खाने लगता है। दोनों ही शांति से खाना खा रहे थे, कोई कुछ नहीं कह रहा था। बीच बीच में प्रगति दोनों के लिए खाना ला रही थी। दोनों का खाना कंप्लीट होने के बाद दोनों ही बाहर घूमने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धारा कॉफी शॉप में बैठी हुई थी। इस समय उसके सामने एक लड़का था, जिसके साथ वह कुछ नोट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसे लड़के का नाम था अभिजीत। अभिजीत बहुत ही इंटेलिजेंट और क्लास का टॉपर था, और कहीं ना कहीं वह धारा को पसंद भी करता था। इसी वजह से तो धारा के एक कॉल में वह कॉफी शॉप में आ गया था। वही धारा उसकी तरफ देखते हुए काफ़ी बड़ा कर, थैंक यू सो मच अभिजीत, तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो लगा था कि तुम आओगे नहीं, और इतना सनी स्टडी में अकेले कंप्लीट नहीं कर पाती, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट में ही इतनी प्रॉब्लम आते हैं। तुम तो जानते हो मैं हमेशा ही अकाउंट में कितनी ज़्यादा लो रही हूँ, तो प्लीज़ मेरी मदद कर दो। कहते होंगे वह बड़ी इनोसेंटली उसे देखने लगती है। वही उसके ऐसे देखने से अभिजीत की दिल की धड़कन ही बढ़ने लगती है। वह गहरी सांस लेता है और अपना चेहरा दूसरी तरफ करके, डैम इट्स सो ब्यूटीफुल, कंट्रोल अभिजीत, कंट्रोल अभिजीत, अगर तुमसे ऐसे देखेगा तो वह तेरे बारे में कैसे सोचेगी, और उसे तो सब कुछ पता चलेगा। तुझे धीरे धीरे से उसे अपने से प्यार करवाना है, ऐसे करेगा तो वह बिल्कुल भी तेरी तरफ देखेगी नहीं। कहते कहते हुए गहरी सांस लेता है। वही अभिजीत के ऐसे रिएक्शन को देखकर धारा को कुछ समझ नहीं आता है। वह उसके हाथों पर अपना हाथ रखकर उसे हिलाते हुए, कहाँ खो गए अभिजीत, सब कुछ ठीक तो हूँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना कि हम डॉक्टर के पास जाए। कहते कहते वह परेशानी में उसे देखने लगती है। वही अभिजीत जब धारा के हाथ को अपने हाथों पर महसूस करता है, तो उसके चेहरे पर जैसे चमक आने लगती है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह अपना और धारा का हाथ देखा है और अपने सीने में अलग सी खुशी को महसूस करता है। वह बस अपना सरना में हिलाते हुए, नहीं धारा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम्हें अकाउंट में प्रॉब्लम है ना, तो मुझे एक एग्जाम बता दो, वैसे वैसे मैं तुम्हें बताता चला जाऊंगा।
इस पर धारा बड़ी मासूमियत से अपना सर हिला देती है और उसके हाथ से अपना हाथ हटा देते हैं। वही उसे कैसे हाथ हटाने से अभिजीत के चेहरे पर नाखुशी वाले एक्सप्रेशन आते हैं, पर फिर भी धारा कैसे हाथ लगाने से उसे बहुत अच्छा लगता है। पर धारा इस बात से अनजान कि कोई दो जोड़ी आंखें उसे बड़ी ही ज्वालामुखी भरी आंखों से देख रही है। वह वहां से चली जाती है, पर उसकी नज़र बार बार उन दोनों की तरफ ही थी। वही धारा अभिजीत के सामने अकाउंट की कुछ सम उसके सामने कर देती है, जिससे अभिजीत चुटकियों में सॉल्व करने लगता है। ये देखकर धारा बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखने लगती है। और वही अभिजीत को अपने टैलेंट पर आज इतना ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था कि वह बता भी नहीं सकता था। आखिर इसका क्रश जो उसके सामने है और इतना प्यार से बात कर रही है, तो कोई कैसे भला अपने आप पर प्राउड वाली फीलिंग नहीं कर सकता। वही धारा उसके साथ बात करने में लग जाती है। तभी वह दोनों महसूस करते हैं कि कोई उन दोनों को देख रहा है। तो वो दोनों पहले एक दूसरे को देखते हैं, फिर अपने गार्डन उसी दिशा में ले जाते हैं जहां पर कोई उन दोनों को देख रहा है। जैसे ही धारा सामने देखती है तो उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और आंखों में डर दिखने लगता है। वह जल्दी से किताब को अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आप से ही, आखिर ये शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है? इसने मुझे इसके साथ देख लिया तो पक्का यह मुझे छोड़ेगा नहीं। पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। मुझे तो लगा था वह ऑफिस में होगा और अब तो ये कॉफ़ी शॉप में आया है। तो पक्का इसकी जलन की वजह से कहीं मुझे धारा शांत हो जाऊं। नहीं देखेगा तुझे, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो पक्का तुझे इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहते कहते धारा दबे पांव से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो अभिजीत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे धारा हैरान हो जाती है। तो अभिजीत उसे देखकर परेशानी भरी आवाज में, धारा कहाँ जा रही हूँ? यहाँ पर मैं तुम्हें पढ़ना आया हूँ, तुम तो यहाँ से भाग रही हो, सब कुछ ठीक तो है? इस पर धारा अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर, वह मुझे कुछ काम आ गया है, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ, हम बाद में कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। वह जल्दी से किताब को अपने चेहरे पर रखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ करके अपने आप से ही, आखिर ये शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है? इसलिए मुझे इसके साथ देख लिया तो पक्का यह मुझे छोड़ेगा नहीं। पता नहीं जी यहाँ कैसे आ गया। मुझे तो लगा था वह ऑफिस में होगा और अब तो ये कॉफ़ी शॉप में आया है। तो पक्का इसकी जलन की वजह से कहीं मुझे धारा शांत हो जाऊं। नहीं देखेगा तुझे, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो पक्का तुझे इसे बचाने वाला कोई नहीं होगा। कहते कहते धारा दबे पांव से अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वहां से जाने लगती है। तो अभिजीत उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे धारा हैरान हो जाती है। तो अभिजीत उसे देखकर परेशानी भरी आवाज में, धारा कहाँ जा रही हूँ? यहाँ पर मैं तुम्हें पढ़ना आया हूँ, तुम तो यहाँ से भाग रही हो, सब कुछ ठीक तो है? इस पर धारा अपने चेहरे पर जबरदस्ती मुस्कुराहट लाकर, वह मुझे कुछ काम आ गया है, मैं जल्दी से जाकर आता हूँ, हम बाद में कभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। कहते कहते वह उसे अपना हाथ छुड़ाने लगती है। वही उसकी इस हरकत पर अभिजीत कुछ खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथ को कस के पकड़ लेता है। तभी उसके चेहरे पर एक जोरदार मुक्का उसे महसूस हो जाता है, जिससे वह जमीन पर धर्म से गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज़ इतनी जोर की थी कि सभी लोग वहां पर देखने लगते हैं। तो वही धारा तो अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रख देती है, क्योंकि अभिजीत की चीख उसके कानों में थी। वह हैरानी से सामने केविन को देखते हैं, जो इस समय पूरी तरह से लाल हो चुका था। गुस्से में होने की वजह से उसके हाथ कांप रहे थे। उसके चेहरे पर नशे साफ साफ देखी जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी पूरी आंखें लाल लाल हो चुके थे। वही धारा सिर्फ एक स्टैचू की तरह ये सब देख रही थी। उसे तो बहुत गहरा सदमा लग चुका था। वह तो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और वही केविन उसके बालों को पकड़कर उसके चेहरे को ऊपर की ओर कर देता है, जिससे अभिजीत चिल्लाने लगता है। वह अपना हाथ जैसे ही केविन की तरह बढ़ाने वाला था, तो केविन उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे हाथ को कस के पकड़ लेता है, जिस हाथ से उसने धारा को पकड़ा हुआ था। उसे हाथ को टेबल पर रखकर वहां रखा एक बड़ा सा जोक जो कांच का था, उसे पर ही मार देता है, जिससे हर कोई अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। सभी अपने मोबाइल्स को निकालने वाले थे, पर तभी केविन के बॉडीगार्ड्स ने उन सभी के मोबाइल से लेकर उन सभी को बाहर निकाल दिया था, शिवाय धारा को छोड़कर। तो वही धारा की हालत मानो ऐसी हो चुकी थी कि सामने इसे ही भूत भी खड़ा जाती है। उसका पूरा चेहरा सफ़ेद हो चुका था। वह जल्दी से एक्शन में आकर फटाफट से केविन का हाथ पकड़कर उसे अभिजीत से दूर करते हुए, केविन मेरी बात सुनो, उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है, उसने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया है, वह तो मेरी मदद कर रहा था, तुम प्लीज़ उसे छोड़, दूंगा मर जाएगा। कहते कहते वह उसके सामने रोने लगते हैं। वही उसके आंखों के आंसू देखकर केविन को और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि धारा उसके लिए बर इस लड़के की साइड ले रही है और इस लड़के को उसे छोड़ने के लिए भीख मांग रही है। और ये देखकर तो उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसने अभिजीत को छोड़ दिया, जो अधमरा हो चुका था।
वह धारा की तरफ देखते हुए गुस्से भरी आवाज में, तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है? तुम्हें यह नहीं दिख रहा है कि मैं कितना गुस्से में हूँ? तुमने बिना बताए किसी लड़के को खुद को टच करने दिया। धारा, ये तो गलत है ना। मैं यहाँ पर हूँ ना। तुमने मुझे देखकर भी इग्नोर किया। ये तो बहुत बड़ी बात है। तुमने मुझे इग्नोर किया, तुमने मुझे। कहते कहते अजीब तरह से बोलने लगता है, जिसे धारा को बहुत ही ज्यादा डर लगने लगता है। वह कुछ बोलते ही वाली थी कि तभी उसके गालों पर उसे जोरदार दर्द महसूस होता है। वह एक तरफ गिर जाती है और वही केविन अपने हाथ को देखा है, जिसने अभी अभी धारा को थप्पड़ मारा था। उस हाथ को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वह धारा की तरफ देखा है जो जमीन पर गिर चुकी है, जिसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि उसने अभी अभी क्या किया है। वह जो कांच के टुकड़े थे उन टुकड़ों को अपनी मुट्ठियों में भरकर उन्हें कस के दबाने लगता है, जिससे उसकी मुट्ठियों में वह कांच के टुकड़े अंदर जाने लगते हैं और उसका खून बाहर आने लगता है, जिससे वह खुद को शांत कर रहा है। वह धारा की तरफ देखा है, जो भी तक जमीन पर बैठी हुई थी और उसका बालों से चेहरा छुपा हुआ था। ये देखकर वह घुटनों के बल बैठकर अपने दूसरे हाथ से उसके बालों को उसके कान के पीछे कर देता है, जहां पर धारा के मुंह से एक साइड से खून आ रहा था। ये देखकर वह उसके हाथों को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है, जिससे धारा, जो पूरी तरह से सन्न हो चुकी थी, जिंदगी में पहली बार उसे पर किसी ने थप्पड़ लगाया था और वह और कोई नहीं उसका प्यार था। उसने कभी भी केविन से यह एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। वह बस शांत होकर उसके थप्पड़ की वजह से साइलेंटली अपनी आंखें बंद कर लेती है और ये देखकर केविन उसे अपनी गोद में उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। वही केविन का सेक्रेटरी जो ये सब देख रहा था, उसने अपने मुंह पर हाथ रखा था। वह गहरी सांस लेकर यह सब साफ करने के लिए कह देता है, वही कहाँ रखे अंदर। केविन ने धारा को अपनी गोद में बैठा लिया था। इस समय धारा पूरी तरह से साइलेंट थी। उसने एक बार भी अपनी आंखें नहीं खोली थी और यह केविन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर फिर भी वह कुछ नहीं कहता है। वह बस धारा के चेहरे को देखा है, जिसके चेहरे पर उसे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे। उसके बालों को सहल रहा था और अपनी आंखें बंद किए हुए था। वही कुछ देर बाद कर एक बड़े से विले के अंदर रुक जाती है, तो बिना देर किए उसे गोद में उठाकर अपने साथ विले के अंदर ले जाता है। विला के अंदर आने के बाद सभी सर्वेंट्स अपना सर झुका लेते हैं। तभी वहां पर एक औरत आते हुए हैरानी भरी आवाज में, केविन बाबा, आपके तो हाथ से खून आ रहा है। कहते कहते वह औरत बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वही उसे औरत की बात पर धारा, जो इतनी देर से अपनी आंखें बंद किए साइलेंट थी, जब वह ये सुनती है तो वह जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखती है तो सच में केविन के हाथों से खून आ रहा था और वह खून इतना बहे जा रहा था कि वह पूरा फर्श लाल लाल हो गया था, यहाँ तक कि उसके हाथों से खून की बूंद निकलते जा रही थी। ये देखकर धारा पूरी तरह से हैरान हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह केविन को कब लगा है। वह अपने कपड़े देखती है तो उसके कपड़ों पर भी खून लगा हुआ था, तो उसे समझने में देर नहीं लगती है। और ना हो उसने जो दोबारा आवाज़ सुनी हुई थी वह केविन ने अपने हाथों पर मारा होगा। मतलब साफ था कि वह दोनों कॉफ़ी शॉप से लेकर अब तक आए हैं, तब से केविन का खून बहता ही जा रहा था। वह केविन के हाथों को देखने लगती है। वह जल्दी से उसकी गोद में उतरने की कोशिश करती है, तो केविन उसे शांत आंखों से देखने लगता है। तो वह परेशान भरी आवाज में, केविन मुझे नीचे उतरो, देखो मुझे ऐसे गोद में उठाने से वह और भी ज्यादा खून आ रहा है। मुझे जल्दी से नीचे उतरे, नहीं तो और भी ज्यादा खून आ जाएगा। समझने की कोशिश करो, पागल मत बनो। कहते हुए वह और भी ज्यादा परेशान होने लगती है। वही उसको ऐसे परेशान होते हुए देखकर केविन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वह मुस्कुराहट आते हुए, ओह डॉटर वाई लव, मुझे तो लगा तुम मुंह से बोलना ही छोड़ दोगी, पर तुम्हें तो मुझे बहुत फिक्र है। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम पर हाथ उठाने की, पर मैं करता हूँ, मजबूर कर दिया मुझे। कहते कहते वह मासूमियत से उसे देखने लगता है। वही उसकी ऐसी पागल वाली बात सुनकर धारा को आज ऐसा लग रहा था कि वह केविन को कभी समझ ही नहीं पाए है। उसके प्यार से ज्यादा उसका पागलपन उसे बहुत ही दिख रहा था। वह खुद को शांत करके उसके दोनों कंधे पर हाथ रखकर, केविन प्लीज मेरी बात सुनो ना, ऐसे खून बहेगा। कहते कहते वह शांत हो जाती है और वह प्यार भरी नजरों से उसे देखने लगती है। वही उसकी ऐसी बातों को सुनकर केविन उसे नीचे उतार देता है, तो धारा उसे जल्दी से सोफे पर बैठकर उसे औरत की तरफ देखने लगती है। उसे औरत उसका इशारा समझ जाती है और बिना देर किए मेडिकल किट उसे लाकर दे देती है, जिससे धारा केविन के हाथों की बैंडेज करने में लग जाती है। उसके हाथों को अच्छे से बैंडेज करने के बाद गहरी सांस लेते हैं। इस समय केविन के हाथों से बहुत सारे कांच के टुकड़े मिले थे, जिसे उसने एक साइड रखा हुआ था, जिन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही उसकी आंखों से आंसू देखकर केविन उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है, जिससे धारा के आंसू जो रुके हुए थे वो और भी ज्यादा तेजी से बहने लगते हैं।
वही उसके आंसुओं को देखकर वह बिना देर किए उसके बालों को सहलाने लगता है। वैसे ही धारा शांत होने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था दिल में, क्योंकि आज उसने केविन का ऐसा रूप देखा था जिसे उसे कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा था। उसे अब ऐसा लग रहा था केविन का प्यार ना होगा, पागलपन है। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। उसके हाथों को अच्छे से बैंडेज करने के बाद गहरी सांस लेते हैं। इस समय केविन के हाथों से बहुत सारे कांच के टुकड़े मिले थे जिसे उसने एक साइड रखा हुआ था, जिन्हें देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वही उसकी आंखों से आंसू देखकर केविन उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसके बालों को सहलाने लगता है, जिससे धारा के आंसू जो रुके हुए थे वो और भी ज्यादा तेजी से बहने लगते हैं। वही उसके आंसुओं को देखकर वह बिना देर किए उसके बालों को सहलाने लगता है। वैसे ही धारा शांत होने लगती है। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था दिल में, क्योंकि आज उसने केविन का ऐसा रूप देखा था जिसे उसे कहीं ना कहीं बहुत डर लग रहा था। उसे अब ऐसा लग रहा था केविन का प्यार ना होगा, पागलपन है। धारा को आप कहीं ना कहीं केविन को ऐसे देखकर बहुत ही ज्यादा डर महसूस होने लगा था, पर फिर भी वह अपने चेहरे पर एक शांति भरे एक्सप्रेशन लाती है। तो वही केविन उसके बालों को सहला रहा था। इस समय उसका पूरा गुस्सा शांत हो जाता है। वैसे ही उसके बालों को सहला रहा था, तभी कुछ मेड वहां पर आ जाते हैं। तो धारा उसके सामने सारे खून से रंगे हुए कपड़ों को उनके सामने कर देती है और वही केविन उसे देखने लगता है, जो बिना उसे देख उन सभी सर्वेंट को एक एक करके सभी चीज दे रही थी। तभी एक औरत उसके सामने सर झुकाए खड़े हो जाती है। तो धारा उसकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर, आंटी कुछ खाने को है? नहीं तो आप कुछ बना दो, हम दोनों खा लेंगे। वैसे भी इसका खून तो जा चुका है, तो एनर्जी रही नहीं होगी, और कहीं बेहोश हो गया तो कौन ही बताए। कहते हुए वह केविन की तरफ देखती है, जो शांति से उसे देख रहा था। इस समय उसका गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था, जिसकी वजह से धारा उसे बस अपनी आंखें छोटे छोटे करके देखने लगते हैं और कभी उसके हाथ को जिस पर अभी अभी बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेती है। वही वह औरत भी वहां से खाना बनाने के लिए चले जाते हैं। धारा अपनी जगह से खड़े होने वाले थे कि तभी केविन उसे सोफे पर बैठकर खुद उसकी गोद में अपना कर रख देता है, जिसे धारा अपने हाथों को आपस में उलझा लेती है। तो केविन उसके हाथों को अपने बालों पर ले जाते हुए अपने चेहरे पर एक गुस्से भरे एक्सप्रेशन लाकर, तुम्हें पता है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी तुम्हें छुए, और उसे लड़के ने तो तुम्हें छूने की कोशिश करती तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। और तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि तुम किसी लड़के के साथ कॉफी शॉप में बैठी हुई हूँ, तो कैसे नहीं मुझे गुस्सा आता। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हें खुद से अलग होते हुए बिल्कुल भी नहीं। तुम मेरी हो और मेरी ही रहोगी। कहते कहते केविन उसकी तरफ देखने लगता है। वही केविन की बात सुनकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते, केविन एक बात समझ नहीं आ रही है कि हर वक्त ऐसे क्यों बिहेवियर करते हो, जिससे मुझे तुम्हारे साथ रहने का मन नहीं करता। ऐसे लग रहा है मैं किसी पिंजरे में कैद हो चुकी हूँ तुम्हारे प्यार में। तुम्हारी इस टॉक्सिक पजेसिव क्रीपी बिहेवियर से मुझे मेरा पहला वाला केविन चाहिए, जो हर एक चीज में मुझसे प्यार करता था, जिसके मन में मेरे लिए ट्रस्ट, श्योरिटी, लॉयल्टी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लव था। वह आजकल कहीं गायब भी हो चुका है और मैं इस बिहेवियर में या ऐसे नहीं जी सकती। कहते हुए वह उसके सर को अपने गोद उठाकर वहां से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस समय उसका चेहरे पर साफ साफ गुस्सा देखा जा सकता था। वह बिना कि कोई बात या उसकी तरफ देखे हुए ही जाते हैं। तो वही पीछे पीछे धारा के जाने लगता है और अपना सर हिलाकर बिना देर किए उसके पीछे पीछे जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नैनीताल में शाम का वक्त हो चुका था। राहत रावत विला के बाहर थी और वश उसके साथ खड़ा हुआ था। उसने दोनों हाथ पहन के पॉकेट में डाले हुए थे और राहत की तरफ देख रहा था। तभी अनुज ने बाइक लाया हुआ था, वह भी जानबूझकर, और यह बात वश अच्छी तरह से नोटिस कर ली थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वही अनुज उसके सामने बाइक को रोककर अपने हेलमेट को निकलते हुए एक नज़र वश को देखा है, फिर राहत की तरफ देखकर उसे पीछे बैठने का इशारा कर देता है। तो राहत पूरी तरह से हैरान हो चुके थे। उसे पता नहीं क्यों पर अनकंफर्टेबल फील होने लगा था, क्योंकि पहले वह बैठ सकती थी, पर अब तो वह शादीशुदा है और ऐसे बैठना यह उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वह वश को देखते हैं तो वश उसे ही देख रहा था, वह उसे ही देखकर मुस्कुराए जा रहा था। उन दोनों को ऐसे देखते हुए देखकर अनुज अपने गुस्से को कंट्रोल करके राहत की तरफ देख कर रहा था। वह एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए, राहत हमें लेट हो रहा है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है, आओ मेरे पीछे बैठो। कहते हुए वह गुस्से भरी नजरों से वश को देखने लगता है। तभी वहां पर एक बाइक लिए कोई आ जाता है। उसे आते हुए देखकर तीनों ही उसकी तरफ देखने लगते हैं। राहत और अनुज को कुछ समझ नहीं आता है, पर वश एक चेहरे पर एक विनिंग स्माइल मौजूद थी। वह बाइक जाकर अनुज के सामने ही रुक जाती है और उसमें से एक शख्स बाहर निकालकर अपना सर झुका लेता है और साथ ही साथ एक बॉक्स को खोलकर उसमें से हेलमेट को निकालकर राहत के सामने कर देता है। इस समय उसे शख्स ने एक बार भी अपना सर नहीं ऊपर किया था।
तो राहत हैरानी से अपने पति को देखते हैं, जो बड़ी ही मासूम भरे चेहरे के साथ उसे ही देख रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो तो हो क्या रहा है। वह बस अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ये सब देख रही थी। तभी वह उसे शख्स के सामने अपना हाथ आगे कर देता है। तो वह शख्स उसके सामने एक जैकेट आगे करके बड़ी ही रिस्पेक्टफुली वे में उसके हाथों पर जैकेट रखकर वहां से चला जाता है। वही वश राहत के हाथों से हेलमेट को अनुज की तरह बढ़ता है। तो अनुज उसे हेलमेट को पकड़ लेता है और वश राहत के सामने जैकेट आगे करता है। राहत में इस समय ब्लैक जीन्स व्हाइट शर्ट पहना हुआ था। वह उसे जैकेट को पहन लेती है। तो वश उसे जैकेट की जीप लगाते हुए उसके दोनों गालों को अपने दोनों हाथों से सहलाकर बड़े प्यार से, कैंडी तुमने मुझे कहा था ना तुम्हें बाइक रेसिंग बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा आज तुम्हें बाइक दे दूं। वैसे भी तुम अगर बाहर जा रही हूं तो तुम्हें बाइक तो कैरी करनी होगी ना, जिससे तुम्हें और भी मजा आ जाए। और डोंट वरी, यह बाइक बहुत अच्छी तरह से तुम्हें तुम्हारी जगह पर पहुंचा देगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस बाइक में ग्रीन कलर का बटन है, जिसे दबाते ही डायरेक्ट मुझे कॉल कनेक्ट हो जाएगा, और रेड कलर का है। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसे दबा देना, तुम्हें खुद ही पता चलेगा कि क्या होगा। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता। आखिर तुम मेरी प्यारी सी कैंडी हूँ, तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, तुम तो जानती हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। कहते हुए वह उसके माथे को चूम लेता है। वही राहत बस उसे हैरानी से देखने लगती है। वह अपना सर हिलाकर बाइक पर बैठ जाती है और वही वश अनुज के हाथों से हेलमेट के लिए उसे एक आंख मार देता है, जिससे अनुज के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। उसने तो सोचा था कि राहत उसके बाइक पर बैठकर उसके साथ चलेगी और वह ये सब दिखाकर वश को पूरी तरह से जला देगा, पर यहाँ तो उसका पासा ही उल्टा पलट दिया था वश बाबू ने। उसके चेहरे पर तो मानो मुस्कुराहट जाने के नाम नहीं ले रही थी, जिसे देखकर अनुज के हाथों की मुठ्ठियां बन जाती है। तो वही वश राहत को हेलमेट पहना देता है, जिससे राहत बस उसे देखकर मुस्कुरा देती है। दोनों ही वहां से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद वही शख्स वश के सामने आकर अपने जैकेट से आईपैड सामने कर देता है। तो वश उस आईपैड को लिए उसे ओपन करता है तो सामने एक फूट आने लगते हैं। वश आईपैड में देखते हुए अपनी ठंडी आवाज में सेफ्टी। वश की बात का मतलब समझकर वह शख्स अपना सर झुकाए, वैसे ही नाइट हमने पहले ही सारी तैयारी कर ली है। जहाँ जहाँ हाइनेस जाने वाली है वहाँ वहाँ हमने सभी तैयारी कर दी है। वहाँ पर हमारे पहले ही बहुत सारे बॉडीगार्ड्स खड़े हैं, यहाँ तक कि उनके पीछे भी हमने कर बॉडीगार्ड को लगा दिया है, जिसे कोई भी प्रॉब्लम हो वह चारों हैंडल कर लेंगे। और उनके जैकेट में अपने जैसे कहा था हिडन कैमरा और बाइक में सेफ्टी गैजेट रख दिए हैं। वश जाने का इशारा कर देता है अपनी उंगलियों से और वहां से वह खुद अंदर रावत विला में जाने लगता है। वह जैसे ही अंदर आता है तो कुछ सोचकर वह टेरेस पर चला जाता है। टेरेस पर आने के बाद वह झूले पर बैठकर वैसे ही आईपैड में ही देखने लगता हूँ। तभी पीछे से रघुवीर आते हुए, क्या बात है मेरी बेटे, क्या चली गई तुमने तो अपनी नजरें उसे पर किसी हाई कैमरा लगा दिया है। मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मेरी मासूम सी बच्ची कहीं पर जा भी नहीं सकते तुम्हारी वजह से। कहते जाए वह उदासी से अपना सर हिलने लगता है। वही उसकी इस बात पर वश आईपैड को साइड में रखकर सामने रघुवीर को देखा है, जो उसके सामने सिगरेट को आगे कर देता है। तो वह सिगरेट को अपने होठों के बीचों बीच रखकर अपने पॉकेट से लाइटर निकलता है और उसे जलाकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तो रघुवीर उसे लाइटर को देखते हुए कुछ सोचकर, ये लाइटर तुम हमेशा अपने पास रखते हो, उसके पीछे कोई वजह। वश अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर सिगरेट को अपने 2 उंगलियों में रखकर, क्या लगता फादर इन लॉ, क्या हो सकती है वजह, कहते हुए वश धुएं को ऊपर की ओर उड़ा देता है और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। कैप्शन बा ऑफ पॉकेट नॉवल रीडर। जब 160 गोल्ड कार्ड और मिलन कहते जाए वह उदासी से अपना सर हिलने लगता है। वही उसकी इस बात पर वश आईपैड को साइड में रखकर सामने रघुवीर को देखा है, जो उसके सामने सिगरेट को आगे कर देता है। तो वह सिगरेट को अपने होठों के बीचों बीच रखकर अपने पॉकेट से लाइटर निकलता है और उसे जलाकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है। तो रघुवीर उसे लाइटर को देखते हुए कुछ सोचकर, ये लाइटर तुम हमेशा अपने पास रखते हो, उसके पीछे कोई वजह। वश अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाकर सिगरेट को अपने 2 उंगलियों में रखकर, क्या लगता फादर इन लॉ, क्या हो सकती है वजह, कहते हुए वश धुएं को ऊपर की ओर उड़ा देता है और अपने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखने लगता है। वही उसकी ऐसी मुस्कुराहट और ऐसी बातों को सुनकर रघुवीर ने अपने 2 उंगलियों में पड़ी हुई सिगरेट को देखते हुए अपने चेहरे पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लाकर, ऑफ कोर्स सोन इन लॉ, बिना वजह तुम कुछ करते हो। वैसे इस लाइटर को देखकर ऐसा लग रहा है ये स्पेशली तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। वैसे कुछ तो खास है इसमें, जो देखा नहीं रहा है तो क्या बता सकते हो इसमें क्या खास है। वश उसे लाइटर को जलाकर उन दोनों के बीच काफी टेबल था उसे पर रख देता है और उसे देखते हुए अपने चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल लिए, सही कहा, हर एक चीज के पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह होती है।
और मेरे पास है तो जरूर कुछ खास ही फादर इन लॉ, बट नो, हर एक छोटी सी छोटी चीज़ बड़े से बड़े कामों को छुट्टियों में पूरा कर देती है। कहते कहते मुस्कुराने लगता है और वही उसकी इस बात को सुनकर रघुवीर भी अपना कर हिलाते हुए अपनी पॉकेट से कुछ निकाल कर टेबल पर रख देते हैं। टेबल पर उसे चीज़ को रखने के बाद वश उसे चीज़ मतलब एक ब्लैक कार्ड जिस पर गोल्डन से भी लिखा हुआ था, उसे देखकर उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ जाते हैं। उस कार्ड को अपनी 2 उंगलियों में पकड़कर बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए अपने मुंह में जो धुआं था उसे बाहर उस कार्ड पर उड़ते हुए, ब्लैक कलर माई फेवरेट। इसमें ना कोई खेल है, ना कोई धोखा है, ना ही इमोशनल अटैचमेंट, कुछ भी नहीं है। कहते हुए उस कार्ड वही कॉफी टेबल पर रखकर अपनी जगह पर ही खड़ा हो जाता है और उसे सिगरेट को उसे कार्ड को उसके साइड में रखकर वहां से जाने ही वाला था कि रघुवीर अपने दोनों हाथ फोल्ड किया मुस्कुराते हुए, मुझे लगा ही था कि तुम इस कार्ड को देखकर बिल्कुल भी नहीं डरोगे। अच्छा, लोग इसे देखकर डर जाते हैं, पर तुम नहीं। अब बस बेसब्री से उसे वक्त का इंतजार है जब मैं तुम्हारे बारे में पूरी तरह से जान पाऊंगा। मुझे हर एक चीज के बारे में जानना है कि तुम आखिर कौन है, आखिर तुम्हारी पावर क्या है, सब कुछ। वश रघुवर की इस बात पर साइलेंट स्माइल उसे देखकर वहां से चला जाता है। वही उसे जाते हुए देखकर रघुवीर जल्दी से अपने मोबाइल को निकालकर किसी को कॉल करने लगता है। सामने से कॉल अटेंड होता है तो रघुवीर चिल्लाते हुए, अभी तक तुम लोगों ने उसकी इन्फॉर्मेशन निकली है क्या? तुम लोग इंतजार कर रहे हो जब वह मुझे बताया और मैं उसकी इन्फॉर्मेशन सुनता बैठूंगा? जब वह मुझे बताया तब मुझे उसके ही सामने उसकी ही इन्फॉर्मेशन बतानी है, और तुम्हारे पास सिर्फ कल का दिन है, अगर यह नहीं हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं। कहते हुए वह कॉल को कट करके वही सोफे पर मोबाइल को रख देता है और अपने दोनों हाथ अपने सर पर रखकर अपने सर को दबाते हुए अपने आप को शांत करके, आखिर तुम हो कौन वश माहेश्वरी? तुम्हारे बारे में जानना क्यों इतना मुश्किल है? हर एक बात छुपा कर रखी है तुमने। जो काम मैं चुटकियों में करता था वो करने में मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। पूरे 1 हफ्ता हो गया है तुम्हारे बारे में इन्फॉर्मेशन निकल रहा हूँ, पर फिर भी हाथ में कुछ नहीं आ रहा है। बस तुमने जो कहा वही मिल पा रहा है। क्या राज दफन रखे हैं? कहते हुए रघुवीर अपनी आंखें बंद कर लेता है। जब वह आंखें खोलता है तो उस कार्ड को अपने हाथों में लिए उसे देखकर मुझे लगा था कि इससे वह डर जाएगा, पर नहीं, मतलब मुझे भी ज्यादा पावरफुल है। मुझे से तो सिर्फ और सिर्फ 3 ही लोग पावरफुल हो सकते हैं, और वह तीनों में से यह कोई भी नहीं है तो है कौन? यह उन तीनों से पावरफुल है। कहते कहते वह कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते है उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो जाते हैं, जैसे वह खुद पर ही गुस्सा उतर रहा हूँ। अपनी आंखें बंद करके वही सोफे पर ही बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ राहत अपनी बाइक को रोक देती है। बाइक को जैसे ही वह रुकते हैं तो उसके सामने 2 लड़कियां आकर खड़ी हो जाती है। लड़कियों को खड़े हुए देखकर राहत के चेहरे पर एक चमक आने लगती है। वह बिना देर किया उन लड़कियों को गले लगा लेती है। वही वह लड़की भी राहत कस के गला लगा लेती है। राहत उन दोनों लड़कियों को कस के गले लगाते हुए अपनी आंखों में चमक लिए, नीतू सानू तुम दोनों, मुझे तो लगा कि तुम दोनों हो ही नहीं यहाँ पर, अगर यहाँ पर थी तो घर पर क्यों नहीं आई? कहते कहते हैं तेरा हाथ नीतू और सानू की तरफ देखने लगती है तो वह दोनों ही उसके गालों को खींचने लगते हैं। फिर सानू उसकी आंखों में देखकर, क्योंकि हम कल ही आए हैं और आज सुबह प्लान बनाया, इसी वजह से तो सोचा कि आज तुमसे मिलेंगे और कल तुम्हारे घर आ जाएंगे। वैसे अनुज नहीं दिख रहा है, वह कहाँ पर है? कहते कहते वह चारों तरफ देखने लगती है। वही उसकी बात पर नीतू और राहत दोनों ही एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर, मतलब तुम अभी भी नहीं बदली हो, लगता है तुम्हारे दिल में भी कहीं अनुज बसा हुआ है। मैं तो बचपन से ही यह सब जानते थी, पर तुम ही हो कि उसे बताने में डरती थी। मैंने कितनी बार कहा था कि उसे बता दो, अगर आज मौका मिल रहा है तो बता दो ना। आज की नाइट तो हम यहाँ पर हैं, तो कुछ प्लान बनाकर बता दो। कहते कहते वह दोनों एक दूसरे को आंख मार देती है तो सानू उसे आंख दिखाते हुए, बिल्कुल भी नहीं, तुम अच्छे से जानती हूँ कि अनुज मुझसे बात करना तो दूर की बात है, मेरी तरफ अच्छे से देखा भी नहीं है, और कभी कभार बात कर लेता हूँ, और इसी बीच अगर उसे यह पता चला कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ तो वह पक्का मुझे सारे रिश्ते नाते तोड़कर दूर हो जाएगा। कहते कहते वह अफसोस भारी उसे देखने लगती है। तब उसके गले में उसे कुछ नजर आता है। वह उसके गले में अपना हाथ डालते हुए, गले में क्या है? मंगलसूत्र जैसा नजर आ रहा है। क्या तूने शादी वगैरह कर ली है क्या? वह भी हमें बिना बताएं। कहते हुए वह उसके गले से मंगलसूत्र को निकलने लगती है। जैसे ही वह उसके गले से मंगलसूत्र को अपने हाथों में लेती है तो नीतू और सानू का चेहरा पूरी तरह से हैरानी से भर जाता है। वह दोनों हैरानी से उसे देखने लगते हैं तो राहत अपने चेहरे पर बड़ी मासूमियत भरी एक्सप्रेशन में, सब कुछ बताऊंगी, पर धीरे धीरे फिलहाल तुम दोनों शांत हो जाओ। और रही बात मेरी शादी की तो हाँ हो चुकी है, और मेरा प्यारा सा हस्बैंड अभी घर पर है जिसे तुम कल मिलने वाली हूँ। अब ज्यादा सवाल मत पूछो और जल्दी से सभी से मिलने चलो। मैं सभी को कल ही यह सरप्राइज दूंगी, तुम दोनों और अनुज के सिवा किसी को भी पता नहीं है ये।
कहते कहते वह उसे देखकर बड़ी ही मासूमियत से मुस्कुराने लगती है। वही उसकी इस बात पर दोनों ही अपना सर हिला देती है और राहत के साथ चलने लगती है। वह तीनों जैसे ही वहां पर आती है तो सामने 3 बॉयज और 2 गर्ल्स नजर आती है और साथ ही साथ अनुज भी वहां पर आते हुए दिखता है, जिसे देखकर राहत और नीतू सानू का जम के मजा ले रहे थे। वही वह सभी एक साइड बैठे हुए थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अनुज गौर से राहत की तरफ देख रहा था और यह सानू नोटिस कर लेती है। उसके चेहरे पर हल्की उदासी तो दिख रही थी। तभी सानू के साइड में एक लड़का जो उनके ग्रुप में था वहीं आकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सानू हैरान हो जाती है। वह हैरानी के साथ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, इतनी सारी जगह है, वहां पर जाकर बैठो। सानू की आवाज से सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो वह लड़का बड़ी ही मासूमियत से, कितने सालों बाद मिल रहा हूँ, थोड़ी सी तो मुस्कुराहट ला दे अपने चेहरे पर। 3 साल हो गए, अच्छे से देखना तो दूर की बातें, मुझे तो बात भी नहीं कर रही है। कितना घमंड आ गया है तुम्हें जो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। कहते हुए वह दूसरी तरफ चेहरा करके देखने लगता है तो राहत उसे लड़के की तरफ देखकर सानू से, सानू क्या जरूरत थी तुझे आदित्य को ये बोलने की, कितना प्यार तो है और यहाँ पर बैठने से क्या प्रॉब्लम होने वाली है तुम्हें। वह तो कितनी अच्छी तरह से बैठ रहा है और बातें कर रहा है, तुम दोनों का हमेशा ही कुछ ना कुछ झगड़ा होता ही रहता है। भगवान का शुक्र मानो कि तुम दोनों दोस्त हो, अगर गलती से हस्बैंड वाइफ हो जाते ना तो समझ लेना इस दुनिया में रहने मतलब बहुत बड़ा वाला काम होता हम लोगों के लिए। ये सुनकर आदित्य और सानू एक दूसरे को देखते हैं, फिर अजीब सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगते हैं। वही उसकी ऐसी हरकत पर दूसरा वाला लड़का राहत की तरफ देखकर, राहत अब तेरा बता, तू वैसे सुना है आजकल मुंबई में स्टडी कर रहे हैं, मैं भी जाने वाला था पर मेरे घर वालों ने तो मुझे दुबई भेज दिया, बता तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं। लड़का अनुज की तरफ देखने लगता है। वही अनुज का चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। ये देखकर वह लड़का एक पल के लिए हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रुप में आधे से ज्यादा लोगों को पता था कि अनुज का राहत को पसंद करता है। रुको सभी लोग कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए आप लोग। आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।